इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय धरती पर मौजूद हर जीवित प्राणी के अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र में है। बिल्कुल केंद्र में। हाँ, आज हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं, उसके संरचनात्मक सिद्धांतों का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो कि अहम बहुत जरूरी भी है। सही कहा। हमारे पास जो भी नोट्स और वैज्ञानिक तथ्य मौजूद है, आज हमारा मिशन उनमें गोता लगाना है और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान के मोतियों को बाहर निकालना है, ताकि बिना किसी भारी भरकम शब्दों के हम जीवन की इस मूल वास्तुकला को डिकोड कर सकें। और ये डिकोड करना सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है कि एक सूक्ष्म कोशिका के अंदर मौजूद इस रासायनिक धागे में, मतलब इस छोटी सी जगह में, पूरी की पूरी जैविक वास्तुकला का ब्लूप्रिंट कितनी सटीकता से छिपा होता है। हाँ, सबसे दिलचस्प बात यह है कि डीएनए की संरचना को समझना केवल विज्ञान या रसायन विज्ञान को समझना नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये प्रकृति के सबसे बेहतरीन, सबसे कुशल और सबसे रहस्यमय डेटा स्टोरेज सिस्टम को समझने जैसा है। जब हम इन वैज्ञानिक तथ्यों की गहराई में जाते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति में कोई भी संरचना बिना किसी ठोस कारण के नहीं बनती। हर एक रासायनिक जोड़, हर एक घुमाव के पीछे विकासवाद का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत काम कर रहा है। मतलब कोई भी चीज बस यूं ही नहीं बन गई है। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो अरबों सालों के परीक्षण के बाद इस मुकाम तक पहुंची है। सही बात है। और शुरुआत अगर नाम से करें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत कुछ बताता है। हाँ, बहुत लंबा है, लेकिन हम जीव विज्ञान के उन बुनियादी नियमों को जानते हैं कि डीएनए आमतौर पर एक डबल हेलिक्स होता है, यानी डबल स्ट्रैंडेड, जिसे हम डीएस भी कहते हैं। हाँ, डीएस। और वहीं दूसरी तरफ जो आरएनए है वो आमतौर पर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी एसएस। बिल्कुल। लेकिन असली मजा तब आता है जब प्रकृति अपने ही बनाए नियमों को तोड़ देती है। अपवाद। हाँ, अपवाद। ये नोट्स में दिए गए कुछ ऐसे वायरसों के अपवाद हैं जो सच में एक aha मोमेंट देते हैं। जैसे पार्वो वायरस को ही ले लें। पार्वा वायरस सूक्ष्म जीव विज्ञान का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। हाँ, क्योंकि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एसएस डीएनए पाया जाता है। जहां पूरी दुनिया में डीएनए को 2 धागों की जरूरत है, वहां ये सूक्ष्म जीव सिर्फ एक धागे से काम चला रहा है। और इसका एक बहुत तार्किक कारण भी है। वो क्या? पार्वोवायरस प्रकृति के सबसे छोटे वायरसों में से एक है। जब किसी जीव का आकार इतना सूक्ष्म होता है तो उसे अत्यधिक आर्थिक होना पड़ता है। आर्थिक मतलब जगह के मामले में? बिल्कुल, उसके पास जगह की भारी कमी होती है। एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होने का सीधा मतलब है कि यह वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को बहुत छोटी जगह में पैक कर सकता है। अरे वाह! हाँ, ये एक तरह की परजीवी बुद्धिमत्ता है। यह वायरस अपने साथ अतिरिक्त बोझ लेकर नहीं चलता। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। और इसी का एक और उल्टा अपवाद रियो वायरस में देखने को मिलता है। हाँ, रियो वायरस की कहानी भी काफी दिलचस्प है। अभी हमने बात की कि आरएनए सामान्य तौर पे सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन रियो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, जो कि सामान्य नियम के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ। और नोट्स में इन दोनों जटिल अपवादों को याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक दी गई है। पराया ट्रिक है ना? सही कहा, पराया ट्रिक। पी से पार्वो वायरस जो एसएसडीएनए का अपवाद है, और आर से रियो वायरस जो डीएस आरएनए का अपवाद है। ये दोनों वायरस सामान्य जीव विज्ञान के परिवार से सच में पराये हैं, बिल्कुल अलग थलग। हाँ, तो ये पराया अपवाद तो प्रकृति की एक चाल हो गई। लेकिन अगर हम वापस उस मुख्य नियम पर आएं कि ये 2 धागे टिकते कैसे हैं? हाँ, तो इस सब का क्या मतलब है? चाहे वे डीएनए के 2 धागे हों या किसी अपवाद में आरएनए के, ये श्रृंखलाएं एक साथ कैसे टिकती हैं? इसे समझने के लिए हमें रसायन विज्ञान की गहराई में जाना होगा। अगर हम डीएनए को विजुअलाइज करें तो ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है। एक घुमावदार सीढ़ी। हाँ, घुमावदार सीढ़ी। इस सीढ़ी के जो दोनों तरफ के मजबूत डंडे होते हैं जो मुख्य ढांचा बनाते हैं, वे फॉस्फोडाइएस्टर बंध से बने होते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बंध? बिल्कुल। एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड हैं, वे इसी फॉस्फोडाइएस्टर बंध से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। तो ये ढांचा बहुत मजबूत होता होगा? बहुत ज्यादा। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है जिसे रसायन विज्ञान में बहुत स्थायी माना जाता है। मतलब ये आसानी से नहीं टूटता? नहीं टूटता।
इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये डीएनए के अंदर छिपी हुई बहुमूल्य जानकारी को बाहरी झटकों से बचा सके। ये उस सीढ़ी की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन एक सीढ़ी सिर्फ साइड के डंडों या बैकबोन से तो नहीं बनती। बिल्कुल नहीं। उसमें पैर रखने के लिए बीच की सीढ़ियां भी होनी चाहिए, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। तो उन दोनों मजबूत फॉस्फोडाइएस्टर डंडों को आपस में जोड़ने के लिए बीच में कोई पुल होना चाहिए। और यहीं पर हाइड्रोजन बंध तस्वीर में आते हैं। हाइड्रोजन बंध? हाँ, ये हाइड्रोजन बंध ही सीढ़ी के बीच के उन डंडों की तरह काम करते हैं जो दोनों अलग-अलग श्रृंखलाओं को एक साथ बांध कर रखते हैं। तो साइड के डंडे फॉस्फोडाइएस्टर के और बीच के डंडे हाइड्रोजन बंध के। सही कहा। और यहाँ प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बहुत ही सूक्ष्म पहलू सामने आता है। वो कैसे? जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध हैं वो बहुत मजबूत हैं, लेकिन जो बीच के हाइड्रोजन बंध हैं वे तुलनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। कमजोर क्यों? प्रकृति कमजोर जोड़ क्यों बनाएगी? क्योंकि जब भी कोशिका को विभाजित होना होता है या डीएनए की जानकारी को पढ़ना होता है तो उस डबल हेलिक्स को बीच में से खुलना पड़ता है। ओहो, समझ गए। अगर बीच के बंध भी बहुत मजबूत होते तो डीएनए एक बंद तिजोरी बन जाता जिसे खोलना नामुमकिन होता। ये तो एक तरह से जैसे कपड़ों में वेलक्रो होता है वैसा काम कर रहा है। बिल्कुल सटीक उदाहरण। हाइड्रोजन बंध वेलक्रो की तरह काम करते हैं। जब वे एक साथ होते हैं तो मजबूती से जोड़े रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक जिप की तरह आसानी से खुल जाते हैं। ये वेलक्रो वाला विचार इस पूरी प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट कर देता है। एक तरफ हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बंध है जो एक ही धागे को अटूट मजबूती दे रहा है, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन बंध है जो दोनों धागों को जरूरत के हिसाब से जुड़ने और खुलने की आजादी दे रहा है। लेकिन ये हाइड्रोजन बंध भी किसी के साथ मनमाने ढंग से नहीं बन जाते हैं ना? बिल्कुल नहीं। इनकी अपनी एक बहुत ही सख्त प्रणाली है जिसे बेस पेयरिंग का नियम कहते हैं। सही कहा। डीएनए के अंदर 4 मुख्य प्रकार के बेस होते हैं। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। हाँ, और ये एक अटल नियम है कि एडेनिन, जिसे हम ए कहते हैं, और थाइमीन यानी टी, उनके बीच हमेशा ठीक 2 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ए बराबर टी। हाँ, ए और टी के बीच 2 बॉन्ड। वहीं ग्वानिन यानी जी और साइटोसिन यानी सी, उनके बीच हमेशा ठीक 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। जी और सी के बीच 3 बॉन्ड। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये जो विशिष्ट बेस पेयरिंग का नियम है, यही डीएनए की असली ताकत है। असली ताकत कैसे? यह महज 2 या 3 बॉन्ड का गणित नहीं है। ये एक त्रुटि सुधार प्रणाली है जिसे हम एरर चेकिंग कह सकते हैं। इसी विशिष्ट पेयरिंग के कारण डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की बिल्कुल पूरक बन जाती हैं। ये पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री होने का सिद्धांत सच में बहुत शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी वजह से, मान लीजिए किसी हानिकारक रेडिएशन के कारण डीएनए का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो सब कुछ खत्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं। क्योंकि दूसरी श्रृंखला मौजूद है और कोशिका जानती है कि जहां जी है वहां हमेशा सी ही आना चाहिए। ये दुनिया का सबसे परफेक्ट डेटा बैकअप सिस्टम है। एक धागा दूसरे धागे का पूरा ब्लूप्रिंट अपने अंदर समेटे हुए है। और ये सब ए और टी और जी और सी के जुड़ने की वजह से है। हाँ, और इस विशिष्ट पेयरिंग के पीछे एक ज्योमेट्रीय कारण भी है। ज्यामितीय कारण? एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन कहलाते हैं, जो आकार में बड़े होते हैं क्योंकि इनमें 2 रिंग्स होती हैं। और थाइमीन और साइटोसिन? वो पिरामिडिन है, जिनमें सिर्फ एक रिंग होती है, यानी वो छोटे होते हैं। प्रकृति का नियम यह है कि एक डबल रिंग हमेशा एक सिंगल रिंग के साथ ही जुड़ेगी। अच्छा। इसी वजह से ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है। अगर 2 बड़े प्यूरिन एक साथ जुड़ जाते तो वो हिस्सा बहुत चौड़ा हो जाता। और अगर 2 छोटे पिरिमिडीन जुड़ जाते तो वो हिस्सा बहुत संकरा हो जाता। बिल्कुल। इस सख्त नियम के कारण ही डीएनए का ढांचा पूरी तरह से स्थिर रहता है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि एक बड़ा मॉलिक्यूल हमेशा एक छोटे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है। इस वजह से डीएनए का व्यास, उसका डायमीटर, उसकी संपूर्ण लंबाई में बिल्कुल एक समान रहता है। ये वास्तुकला की पूर्णता है। सच में ये 2 नैनोमीटर का व्यास शुरू से लेकर अंत तक, चाहे उस डीएनए में कितने भी करोड़ों बेस पेयर क्यों ना हो, बिल्कुल नहीं बदलता। 1 मिलीमीटर के करोड़ों में हिस्से का भी बदलाव नहीं आता। ये कुंडलित संरचना एक घुमावदार सर्पिल सीढ़ी की तरह है जो अपनी पूरी लंबाई में एक सटीक और अचूक चौड़ाई बनाए रखती है। और ये एक समान व्यास बहुत जरूरी है।
जरूरी क्यों है? क्योंकि कोशिका के अंदर ऐसे कई एंजाइम और प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के ऊपर स्लाइड करना होता है, ठीक वैसे ही जैसे ट्रेन की पटरियों पर ट्रेन चलती है। ओहो, अगर पटरियां ऊपर नीचे हो तो? ट्रेन गिर जाएगी। बिल्कुल, अगर पटरियों के बीच की दूरी जरा सी भी बदल जाए तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। इसी तरह अगर डीएनए का व्यास बदल जाए तो जो मशीनरी उस जेनेटिक कोड को पढ़ती है वो काम करना बंद कर देगी। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। ज्यामितीय पूर्णता जीवन के सुचारू रूप से चलने के लिए परम आवश्यकता है। हाँ, ये स्पष्ट करता है कि क्यों रसायन विज्ञान में आकार का इतना महत्व है। लेकिन इस वास्तुकला में एक और बहुत ही तकनीकी पहलू है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। एंटी पैरेलल संरचना। हाँ, ये दोनों पूरक श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर चलती हैं, यानी एंटी पैरेलल। अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो ये एक टू वे हाईवे की तरह है। टू वे हाईवे? सही कहा। जैसे एक व्यस्त सड़क पर दो लेन होती हैं, दोनों लेन एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर होती हैं, लेकिन उनमें गाड़ियों के चलने की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं भी बिल्कुल वैसे ही एक साथ हैं, समानांतर हैं, लेकिन उनकी रासायनिक दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। और ये कोई संयोग तो नहीं होगा? एक को 5 प्राइम सिरा कहते हैं और दूसरे को 3 प्राइम सिरा। 5 प्राइम और 3 प्राइम। हाँ, ये नंबर उस शर्करा अणु के कार्बन परमाणुओं को दर्शाते हैं। जब ये दो धागे एक साथ आते हैं तो एक धागा 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में चलता है और ठीक उसके सामने वाला धागा 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में चलता है। ये दिशाओं का उल्टा होना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो एंजाइम डीएनए की कॉपी बनाते हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, वे वन वे मशीनरी की तरह काम करते हैं। मतलब वे सिर्फ एक ही दिशा में चल सकते हैं? हाँ, वे केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में ही नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकते हैं। इस प्रति समानांतर संरचना के कारण ही कोशिका के अंदर प्रतिकृति की एक बहुत ही सुंदर कोरियोग्राफी संभव हो पाती है, जहां एक धागा लगातार बनता है और दूसरा छोटे छोटे टुकड़ों में। बिल्कुल सही। तो आज के इस विश्लेषण में हमने जीवन की इस माइक्रोस्कोपिक वास्तुकला की जो परतें खोली हैं, वे वाकई असाधारण है। बहुत ही गहरी जानकारी है ये। अगर हम आज की इस गहन चर्चा का एक त्वरित सारांश निकालें, हमने उन नियमों से शुरुआत की जो पार्वोवायरस के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और रियो वायरस के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जैसे अपवादों से टूटते नजर आते हैं, जो कि पराय ट्रिक से हमने समझे। हाँ, फिर हमने समझा कि कैसे फॉस्फोडाई एस्टर बंध एक मजबूत बैकबोन बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन बंध एक वेलक्रो की तरह काम करते हुए दो धागों को बीच से जोड़ते हैं। और हमने ये भी देखा कि बेस पेयरिंग का नियम, यानी ए के साथ टी के 2 बंध और जी के साथ सी के 3 बंध कोई साधारण जोड़ नहीं है। यह ज्यामिति और रसायन विज्ञान का एक ऐसा तालमेल है जो यह सुनिश्चित करता है कि डीएनए का व्यास हमेशा एक समान रहे। इसके अलावा हमने प्रति समानांतर संरचना के महत्व को भी समझा, जो जीवों में जेनेटिक जानकारी के सटीक रूप से पढ़े जाने और कॉपी होने के लिए जिम्मेदार है। सुपर कंप्यूटर से कहीं ज्यादा उन्नत और सटीक है। बिना किसी संदेह के जो जानकारी जीवन को संचालित करती है वो इन्हीं गणितीय और रासायनिक नियमों के बीच पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन इन सभी सटीक रासायनिक नियमों को समझने के बाद इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। कैसा सवाल? हमने गहराई से विश्लेषण किया कि एडेनिन और थायमीन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जी और सी के बीच 3 बॉन्ड। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि जी और सी का जोड़ अधिक मजबूत है। तर्क तो यही कहता है। तो जरा सोचिए, अगर किसी जीव के डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा बहुत अधिक हो, तो क्या उसके 3 बॉन्ड्स के कारण उस डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को अलग करने के लिए प्रकृति को अधिक ऊर्जा या ज्यादा गर्मी की आवश्यकता होगी? ये तो बहुत ही दिलचस्प कोण है। क्या यही कारण हो सकता है कि खौलते हुए पानी या अत्यधिक गर्म वातावरण में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के डीएनए में जी और सी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, ताकि उनका डीएनए उस भयंकर गर्मी में पिघलकर अलग ना हो जाए? बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जो पूरे दृष्टिकोण को ही बदल देता है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब है कि सिर्फ बेस पेयरिंग के कारण डीएनए की भौतिक मजबूती, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर और विकासवाद की पूरी दिशा ही बदल सकती है। ये महज एक रासायनिक संरचना नहीं है? नहीं है, बल्कि ये जीव के अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलन का एक बहुत ही सीधा और भौतिक प्रमाण है। बिल्कुल। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हमारी आज की ये गहन चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। हमने इन वैज्ञानिक तथ्यों से जो कुछ भी निकाला, उसने जीवन के इस सबसे छोटे ब्लूप्रिंट के बारे में एक बिल्कुल नया और गहरा नजरिया दिया है।